हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। आज हम बात कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रॉयल्टी क्या होती है। सो रॉयल्टी इज द अमाउंट पेएबल पीरियोडिकली टू द ओनर फॉर द यूज ऑफ अ सर्टेन एसेट और राइट सच एज मिनरल राइट, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट ऑफ अ बुक और कॉपीराइट ऑफ अ प्ले। यानी रॉयल्टी एक अमाउंट है जो कि पीरियोडिकली यानी कि जो भी पीरियड तय किया गया है एग्रीमेंट में, जो कि 6 मंथली ईयरली जो भी पीरियड सेट किया गया है उसमें पेमेंट किया जाता है यूजर के द्वारा ओनर को। ये यूजर कौन होता है? जो कि किसी एक पर्टिकुलर एसेट या राइट्स को यूज करता है, जैसे कि मिनरल राइट्स, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट ऑफ अ बुक और कॉपीराइट ऑफ अ प्ले। यानी रॉयल्टी ओनर को पेमेंट किया जाता है यूजर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फैक्ट्री को रेंट पर लेते हैं, अपना प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो भी काम करना है उसके लिए आप एक फैक्ट्री को रेंट पे लेते हैं, तो आपको उसके ओनर को उस फैक्ट्री का रेंट पेमेंट करना होगा। जो भी रेंट सेट किया गया है आपको समय समय पर उसको पेमेंट करना होगा। तो रॉयल्टी भी क्या है? रॉयल्टी एक तरीके का रेंट है जो कि एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को पे किया जाता है इन ल्यू ऑफ सर्टेन राइट्स। यानी कुछ स्पेसिफिक राइट्स को यूज करने के लिए एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को पेमेंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाती है। और हम जो भी लैपटॉप्स देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल HP के लैपटॉप्स हुए या डेल के लैपटॉप्स हुए, इनमें हम क्या देखते हैं? माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका असल में जो मालिक है वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, क्योंकि उसने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया है। लेकिन जो लैपटॉप बनाने वाली कंपनियां हैं ये क्या करती हैं? इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करती हैं अपने लैपटॉप्स में। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही है ये एज ए यूजर है। इसका कॉपीराइट किसके पास है? माइक्रोसॉफ्ट के पास है। तो जो भी लैपटॉप्स की कंपनियां होंगी, चूंकि वो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रही हैं, इसलिए ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी को क्या करेंगी? रॉयल्टी का पेमेंट करेंगी। दूसरे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं जो कि एक बुक लिखते हैं, एक राइटर हैं। उन्होंने मिस्टर वाई को अथॉरिटी दी है या उन्होंने उनको ये कहा है कि वो उनकी बुक को पब्लिश करेंगे। तो पब्लिशर कौन है? मिस्टर वाई है। यानी जितनी भी बुक्स पब्लिश होंगी उसके आधार पर जो भी पैसा मिलेगा, तो रॉयल्टी उस बुक की जो बनेगी वो मिस्टर एक्स को पेमेंट की जाएगी वाई के द्वारा, क्योंकि जो बुक है उसका मालिक कौन है? मिस्टर एक्स है, क्योंकि वो उस बुक को लिखते हैं। अकाउंटिंग पर्पज से द पर्सन हु रिसीव्स रॉयल्टी, जिस पर्सन को रॉयल्टी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? लेसर या लैंडलॉर्ड कहते हैं। और द पर्सन हु पेज द रॉयल्टी, यानी जब जो पर्सन रॉयल्टी को पेमेंट करता है उसे हम क्या कहते हैं? लीसी कहते हैं। रॉयल्टी 2 आधारों पर कैलकुलेट की जाती है, प्रोडक्शन के आधार पर और सेल्स के आधार पर। मान लीजिए आपने किसी का कोल माइन को लिया हुआ है रेंट पर, यानी कि आप वहां पे प्रोडक्शन कर रहे हैं कोल का, तो आप क्या करोगे? जैसे जैसे प्रोडक्शन होगा उस आधार पे जो भी रॉयल्टी होगी वो आप उसके ओनर को पेमेंट करेंगे। सेकेंडली सेल्स में हम देख सकते हैं कि किसी बुक के आप पब्लिशर हो, आप पब्लिश कर रहे हो उस बुक को, तो जितनी बुक सेल होंगी उस सेल्स के आधार पर जो भी रॉयल्टी बनेगा आप उसके राइटर को, ओनर को पेमेंट करोगे। रॉयल्टी एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी हम जब भी रॉयल्टी की बात करेंगे इसे हम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। यानी जो भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम डेबिट करेंगे और जो भी इनकम्स एंड गेन्स होंगे उन्हें क्रेडिट किया जाएगा। रॉयल्टी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आउटपुट इनटू रेट, यानी कि प्रोडक्शन करके जो भी आउटपुट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी रॉयल्टी का रेट सेटअप किया गया है, तो हमारे क्या निकलेगा? रॉयल्टी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी कई तरीके की हो सकती है, डिफरेंट तरीके की रॉयल्टीज पाई जाती हैं। तो वो कितने तरीके की होती हैं और जो भी पेयर और रिसीवर होता है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले है माइनिंग रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी में जो पेयर होता है उसे लीसी और जो रिसीवर होता है उसको लेसर या लैंडलॉर्ड कहते हैं। यानी कि माइनिंग रॉयल्टी कोई भत्ता है, मान लीजिए कोल माइंस हैं,
उसके लिए जो लैंडलॉर्ड होगा, जो ओनर होगा, वो क्या करेगा, वो रेंट पर दिया हुआ है किसी पर्सन को, ठीक है। तो जो लेसी होगा उसने चूंकि रेंट पर लिया है तो वो लेसी है, और जो मालिक है माइन का उसे हम क्या कहेंगे, लैंडलॉर्ड कहेंगे। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट किसी भी बुक का हो सकता है, किसी भी प्ले का हो सकता है। तो कॉपीराइट में जो पेयर होता है, जो पैसा पेमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, जो रॉयल्टी पेमेंट करता है उसे हम पब्लिशर कहते हैं, और जो रिसीव करता है यानी मालिक जो होता है उसे ऑथर कहते हैं। पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स में पेयर को पेटेंट यूजर कहा जाता है और रिसीवर को पेटेंटी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन रॉयल्टी। किसी चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो जो पेयर होगा वो प्रोड्यूसर होगा क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है, और जो रिसीव करेगा वो लैंडलॉर्ड होगा। और जो अदर तरीके की रॉयल्टीज हो सकती हैं जो इन कैटेगरीज में नहीं आती हैं, उसमें पेयर को यूजर और रिसीवर को ओनर कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी। तो अब हम देखते हैं कि रॉयल्टी को हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहला है रॉयल्टी इज अ नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि हमने पहले भी देखा था कि रॉयल्टी क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। दूसरा, रॉयल्टी इज पेड फॉर द यूज ऑफ सर्टेन राइट्स। किसी भी पर्टिकुलर राइट को, जैसे कि हमने ऊपर देखा था कॉपीराइट्स, पेटेंट राइट्स, किसी पर्टिकुलर राइट को यूज करने के लिए रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है, और रॉयल्टी एक रेवेन्यू आइटम होती है। रॉयल्टी पेबल, जो कि रॉयल्टी पेमेंट की जा रही है, वो कैसे ट्रीट की जाती है, एक नॉर्मल बिजनेस एक्सपेंडिचर जैसे होता है उसी तरीके से लेसी के हाथ में रॉयल्टी पेबल होता है। और रॉयल्टी रिसीवेबल, जो कि रॉयल्टी लैंडलॉर्ड के द्वारा रिसीव की जा रही है, वो उसके लिए क्या होती है, रेवेन्यू इनकम होती है, क्योंकि उसने किसी को अपना लैंड, अगर कोई लैंडलॉर्ड है उसने अपना लैंड दिया है प्रोडक्शन के लिए, किसी पर्सन को, किसी को दिया हुआ है कि वो उस पर प्रोडक्शन करे, तो जो भी इनकम लैंडलॉर्ड को रिसीव होगी वो क्या होगी, उसकी रेवेन्यू इनकम होगी। इसके अलावा अगर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो जो रॉयल्टी पेबल होता है ये ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसा कि हमने कहा था कि रॉयल्टी अकाउंट जो होता है एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी हर साल के अंत में एक लेसी जो पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी का, वो उसके लिए लॉस है, एक्सपेंस है, तो वो क्या करेगा, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में रॉयल्टी पेबल जो उसने पेमेंट किया है उसे पीएल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करेगा। रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन पे बेस्ड रॉयल्टी है तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट माना जाता है, और इसलिए इसे प्रोडक्शन या ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे चार्ज किया जाता है। अगर रॉयल्टी सेल्स पे बेस्ड है तो इसे सेलिंग एक्सपेंस माना जाता है और इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एनालिटिकल टेबल है, यानी कि हर साल जो आउटपुट हुआ, जो रॉयल्टी हुई, जो मिनिमम रेंट पेमेंट करना है, कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ, क्या सरप्लस मिला, कितना शॉर्ट वर्किंग रिकूप होगा, कितना अनरिकूप हुआ, और कितना लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाएगा। ये चूंकि कई साल के प्रोडक्शंस के बेसिस पर निकाला जाता है, हर साल क्या क्या प्रोडक्शन हुआ और इसके बेस पे ये सारी चीज़ें कितनी हुई, इसको देखने के लिए, इन सबको फाइनली पेमेंट टू लैंडलॉर्ड निकालने के लिए एक एनालिटिकल टेबल बनाया जाता है। इस एनालिटिकल टेबल में जैसा कि हम देख रहे हैं 9 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला ईयर, दूसरा आउटपुट, कितना आउटपुट हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तीसरा रॉयल्टी, रॉयल्टी की जो एक रेट तय है कि कितने रेट पर रॉयल्टी पेमेंट किया जाएगा, उसे आउटपुट से मल्टीप्लाई करके रॉयल्टी निकाला जाता है। तीसरा है मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट एक फिक्स रेंट होता है जो कि पेमेंट करना होता है लैंडलॉर्ड को। तीसरा है शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, जितना भी मिनिमम रेंट पेमेंट किया जा रहा है उसमें से रॉयल्टी को निकाल देंगे तो वो क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा। नेक्स्ट है सरप्लस, यानी कि रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। अगर रॉयल्टी ज़्यादा है तो उसमें से मिनिमम रेंट को निकाल देंगे तो वो सरप्लस होगा। नेक्स्ट है रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। जो भी शॉर्ट वर्किंग है अगर वो रिकूप होती है, यानी जो भी है वो शॉर्ट वर्किंग अगर वो रिकवर होती है तो वो कितनी रिकवर हुई। अगला है अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। अगर कोई शॉर्ट वर्किंग है जो कि रिकवर नहीं हो पा रही तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और लास्ट कॉलम है पेमेंट टू लैंडलॉर्ड।
जैसा कि हमने ऊपर बहुत सारे टर्म्स को देखा है टेबल में, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग, तो ये सारे टर्म्स क्या हैं, वहां पे क्या कहा जा रहा है, ये सारे टर्म्स को अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो रॉयल्टी में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं। जो सबसे पहला है रॉयल्टी। रॉयल्टी के बारे में हमने पढ़ा है कि रॉयल्टी एक ओनर को पेमेंट किया जाता है यूजर के द्वारा किसी स्पेशल राइट्स के लिए। अब इसके अलावा कुछ और भी टर्म्स हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है मिनिमम रेंट या डेड रेंट। रॉयल्टी अग्रीमेंट्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द क्लॉज ऑफ मिनिमम रेंट। रॉयल्टी का जो अग्रीमेंट बनाया जाता है उसमें जनरली एक क्लॉज होता है मिनिमम रेंट का। मिनिमम रेंट क्या होता है? तो मिनिमम रेंट क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि लेसी के द्वारा, यानी जो यूजर है उसके द्वारा लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। यानी कि अगर हम किसी चीज का प्रोडक्शन स्टार्ट करते तो इनिशियल ईयर्स, यानी कि जो स्टार्टिंग ईयर होगा कॉन्ट्रैक्ट का, उस समय प्रोडक्शन या सेल्स बहुत कम होती है, या तो ना के बराबर होती है या फिर बहुत कम सेल्स होती है। तो ऐसे समय में जो लैंडलॉर्ड है जिसने आपको अपना लैंड दिया है कि आप प्रोडक्शन करो और आपका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए लैंडलॉर्ड को कुछ तो मिनिमम अमाउंट होगा, रेंट होगा, जो आपको पेमेंट करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी का घर किराए पर लिया है रहने के लिए, आपने रूम एक किराए पर लिया हुआ है, चाहे आप उस रूम में रहो ना रहो, चूंकि आपने किराए पर लिया है तो एक समय बाद जो रेंट का टाइम आएगा आपको उस रेंट का पेमेंट करना ही होगा। वो आपका फिक्स एक्सपेंस है, उतना तो आपको उस पर्सन को पेमेंट करना ही होगा। इसी तरीके से मिनिमम रेंट है, यानी कि जिस साल प्रोडक्शन बहुत कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है, तो ऐसे टाइम पे जो रॉयल्टी होगी वो ऑब्वियस है कि नहीं हो पाएगी, जितना पेमेंट होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो एक फिक्स्ड अमाउंट, एक बेस अमाउंट तय कर दिया जाता है जो कि लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया जाता है लेसी के द्वारा। इसे हम क्या कहते हैं? मिनिमम रेंट कहते हैं। लेकिन जिस साल एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होती है उस वक्त रॉयल्टी का पेमेंट किया जाता है, मिनिमम रेंट का नहीं। यानी कि हर साल जो अमाउंट पेमेंट किया जाता है, हर पीरियड में जो पेमेंट किया जाता है वो क्या होता है? एक्चुअल रॉयल्टी या मिनिमम रेंट, इन दोनों में से जो अमाउंट ज्यादा होता है उसे पेमेंट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि किसी समय में, किसी ईयर में, फॉर एग्जाम्पल 2007 में प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का हुआ है और आपका जो रेट ऑफ रॉयल्टी है वो है 10, यानी कि आउटपुट इंटू रेट अगर हम करते हैं तो 100 इंटू 10, तो रॉयल्टी कितनी हो गई? 1000। और मान लीजिए जो मिनिमम रेंट सेट किया गया है वो है ₹3000। चूंकि आपकी रॉयल्टी सिर्फ 1000 है लेकिन मिनिमम रेंट कितना है? 3000 है। जो मिनिमम रेंट है उससे रॉयल्टी कम है, इसलिए आपको क्या करना होगा? 2000 रुपये आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, मिनिमम रेंट ज्यादा 2000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो, वो क्या है? मिनिमम रेंट है। लेकिन मान लीजिए किसी साल आपकी एक्चुअल रॉयल्टी 5000 हो जाती है और मिनिमम रेंट 3000 ही है, तो अब आप क्या करोगे? रॉयल्टी चूंकि 5000 है जो कि मिनिमम रेंट से ज्यादा है, इसे आप पेमेंट करोगे लैंडलॉर्ड को। तो इन दोनों अमाउंट में से, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट, दोनों अमाउंट में से जो अमाउंट ज्यादा होता है उसे पेमेंट किया जाता है लैंडलॉर्ड को। मिनिमम रेंट को डेड रेंट या फिक्स रेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मिनिमम रेंट का जो अमाउंट होता है वो एडवांस में ही फिक्स कर लिया जाता है, एक फिक्स्ड बेस पर फिक्स कर लिया जाता है कि इतना अमाउंट मिनिमम रेंट के तौर पे पेमेंट किया जाएगा। और जो भी मिनिमम रेंट का अमाउंट होता है ये हर साल हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे सेम होता है, यानी मिनिमम रेंट का अमाउंट चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग्स। शॉर्ट वर्किंग्स क्या होता है? जैसा कि हमने देखा, अभी हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल हमने लिया था कि मान लीजिए 1000 आपकी रॉयल्टी हो रही है और मिनिमम रेंट कितना हो रहा है? 3000 है। मिनिमम रेंट जो सेटअप किया गया है वो 3000 है, लेकिन रॉयल्टी सिर्फ 1000 है। तो जो लेसी होगा उसे पेमेंट कितना करना पड़ रहा है? 2000 ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। उसकी प्रोडक्शन कम हुई तो रॉयल्टी कम है, तो उस रॉयल्टी की जगह उसे मिनिमम रेंट जो कि सेटअप किया गया है वो जब पेमेंट करना पड़ रहा है जो कि रॉयल्टी से ज़्यादा है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, जो 2000 रुपया जो वो पेमेंट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। यानी कि व्हेन इन एन
when in a year the amount of actual royalty is less than the minimum rent, the difference between the two is called short working. यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के जो बीच का डिफरेंस होगा, जिस साल मिनिमम रेंट एक्चुअल रॉयल्टी से ज्यादा है, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। शॉर्ट वर्किंग्स निकालने का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, यानी मिनिमम रेंट में से अगर हम रॉयल्टी का अमाउंट निकाल दे तो वो क्या होगा? शॉर्ट वर्किंग होगा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट वर्किंग्स के बारे में। जो भी शॉर्ट वर्किंग हो रही है ये एक्चुअली है क्या? तो सबसे पहला है शॉर्ट वर्किंग अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ लो प्रोडक्शन इन इनिशियल ईयर्स एंड व्हेन देयर इज स्टिपुलेशन ऑफ मिनिमम रेंट इन द एग्रीमेंट। यानी कि शॉर्ट वर्किंग्स क्यों होता है, कब होता है? जबकि लो प्रोडक्शन हो। जब भी कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है तो इनिशियल ईयर्स में प्रोडक्शन क्या होता है? लो होता है, तो इसकी वजह से शॉर्ट वर्किंग्स होती है। और दूसरा, व्हेन देयर इज अ एग्रीमेंट ऑफ मिनिमम रेंट, जो भी मिनिमम रेंट का क्लॉज है अगर एग्रीमेंट में, तो शॉर्ट वर्किंग्स होती है। यानी कि अगर मिनिमम रेंट का कोई क्लॉज ही ना हो तो जो भी रॉयल्टी बनेगी वो आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट करोगे, तो शॉर्ट वर्किंग्स होगा ही नहीं। तो शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? दो रीजन से होता है, या तो लो प्रोडक्शन की वजह से, या फिर दूसरा जब मिनिमम रेंट का क्लॉज एग्रीमेंट में हो। शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। हमने पहले ही पढ़ा कि जो शॉर्ट वर्किंग होता है वो क्या होता है? रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच का डिफरेंस होता है। शॉर्ट वर्किंग इज अ लॉस टू द लेसी। जो लेसी है, जो पेमेंट कर रहा है, उसके लिए शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? लॉस होता है। अगर हम अपना प्रीवियस एग्जाम्पल उठाएं तो रॉयल्टी कितनी थी हमारे एग्जाम्पल में? 1000 रुपए, और मिनिमम रेंट कितना था? 3000 था। चूंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो लेसी के पास पेमेंट करने के लिए 1000 ही है, क्योंकि उसका प्रोडक्शन 100 यूनिट्स का हो रहा है, लेकिन उसको पेमेंट क्या करना हो रहा है? 3000 करना हो रहा है। तो एक्सेसिव 2000 रुपए उसे पेमेंट करना पड़ रहा है लैंडलॉर्ड को। तो ये जो 2000 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है लेसी लैंडलॉर्ड को, ये लेसी के लिए लॉस होगा। शॉर्ट वर्किंग में बी रिटन ऑफ एज पर अग्रीमेंट। जो भी अग्रीमेंट होता है उसके आधार पर शॉर्ट वर्किंग को जो है रिटन ऑफ किया जाता है। एंड इफ शॉर्ट वर्किंग कैन नॉट बी रिकूप्ड और रिटन ऑफ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, अनरिकूप्ड शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी साल जो भी शॉर्ट वर्किंग है उसे रिकवर नहीं किया जा पा रहा है, तो जो अनरिकवर्ड अमाउंट होगा शॉर्ट वर्किंग का, इसे कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है हमारा रिकूपमेंट और राइटिंग ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे राइटिंग ऑफ की, यानी कि रिकवरी की। जो भी शॉर्ट वर्किंग्स हो रही है, जो कि लेसी को नुकसान हो रहा है, इसको रिकवर करना। इनिशियल पीरियड में जैसा कि हमने देखा था कि प्रोडक्शन या सेल बहुत कम होता है, बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, जिसके कई सारे कारण हो सकते हैं। फिर भी लेसी को क्या होता है? एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, मिनिमम रेंट पेमेंट करना होता है, जो कि एक्चुअल रॉयल्टी जो उसकी प्रोडक्शन के आधार पर निकल रही है उससे ज्यादा होती है। तो उसे कंपनसेट करने के लिए, जो लेसी है उसको कंपनसेट करने के लिए लैंडलॉर्ड उसे मौका देता है कि जो भी उसका शॉर्ट वर्किंग यानी जो भी उसका नुकसान हो रहा है वो उसे रिकवर कर सकता है एक पर्टिकुलर टाइम में। कहां से रिकवर करेगा? एक्सेस रॉयल्टी से। यानी जो भी हमने देखा है एक्सेस रॉयल्टी क्या है? यानी कि सरप्लस रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा होती है, व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ रॉयल्टी ओवर मिनिमम रेंट, तो इसे हम क्या कहते हैं? सरप्लस कहते हैं। और इसी सरप्लस में से जो भी शॉर्ट वर्किंग है उसे रिकूप किया जा सकता है लेसी के द्वारा। इसे हम क्या कहते हैं? राइट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स हैं जो कि शॉर्ट वर्किंग के रिकूपमेंट से रिलेटेड है। सबसे पहला है रिकूपमेंट। अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड in subsequent years or following years when the amount of actual royalty is more than minimum rent। यानी कि शॉर्ट वर्किंग को कब रिकूप किया जा सकता है? जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा हो, यानी जिन सालों में सरप्लस होता है
उन्हीं साल में, उसी ईयर में रिकूपमेंट किया जा सकता है शॉर्ट वर्किंग का। नेक्स्ट है रिकूपमेंट अप टू अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। द रिकूपमेंट कैन बी मेड अप टू अ स्पेसिफाइड पीरियड। जो भी एग्रीमेंट बना है उसमें जो भी स्पेसिफिक पीरियड बताया गया है, जो भी स्पेसिफिक टाइम लैंडलॉर्ड ने सेट किया है, उसी के आधार पर उतने ही स्पेसिफिक टाइम में रिकूप किया जा सकता है शॉर्ट वर्किंग को। नेक्स्ट है लिमिट ऑफ रिकूपिंग अमाउंट, यानी कि शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट आप कहां से रिकूप करेंगे, तो जितना सरप्लस होगा, जो भी सरप्लस अमाउंट होगा उतना ही रिकूपमेंट किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका शॉर्ट वर्किंग 2000 है और रिकूपमेंट किसी साल सरप्लस जो है वो सिर्फ 1000 ही है, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ अपने शॉर्ट वर्किंग जो कि 2000 था उसका 1000 ही रिकूप कर सकते हो, क्योंकि सरप्लस 1000 है, और जो बचा 1000 है वो क्या होगा, अनरिकूप्ड रह जाएगा, यानी आप उसे रिकवर नहीं कर सकते। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग टू बी शोन इन बैलेंस शीट। जो भी शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट होता है उसे क्या करते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेसी के द्वारा दिखाया जाता है। नेक्स्ट है अनरिकूप्ड। जो भी शॉर्ट वर्किंग्स अनरिकूप्ड रह गई हो, अभी हमने कहा कि कुछ शॉर्ट वर्किंग होती है वो रिकूप हो जाती है, रिकवर हो जाती है सरप्लस से, और कुछ होती है वो बच जाती है। तो अगर जो भी एग्रीमेंट के आधार पर अनरिकूप्ड अमाउंट रह जाता है उसे क्या करते हैं, पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी कि अगर हम अपना प्रीवियस एग्जाम्पल देखें तो अगर आपका 2000 का शॉर्ट वर्किंग है और सरप्लस सिर्फ 1000 ही है, तो 1000 रिकूप होगा, और जो 1000 अनरिकूप रह गया है उसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ अनरिकूप शॉर्ट वर्किंग टू पीएल अकाउंट, जैसा कि हमने अभी इसके बारे में पढ़ा कि जो भी अनरिकूप्ड अमाउंट है अगर उसके बारे में कोई अग्रीमेंट में नहीं बात कही गई है कि आप उसको रिकूप नहीं कर सकते हो, तो क्या करेंगे, उसे पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। इसके अलावा जो भी अनरिकूप्ड अमाउंट बच रहा है शॉर्ट वर्किंग्स के बाद, कुछ आपने रिकूप कर लिया सरप्लस से और जो नहीं कर पाए हैं उसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। तो देखते हैं, इफ एनी अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज लेफ्ट अनरिकूप्ड, द बैलेंस ऑफ सच शॉर्ट वर्किंग इज ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट by debiting profit and loss account and crediting short workings account। जो भी शॉर्ट वर्किंग्स अनरिकूप्ड रह गई है उसे हम क्या करेंगे, पीएल के डेबिट में दिखाएंगे और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, यानी कुछ ऐसी चीजें कही जाती हैं जो शॉर्ट वर्किंग, जब भी हम शॉर्ट वर्किंग के बारे में पढ़ते हैं या जब भी हम कोई सवाल लगाते हैं तो उसमें कुछ बातें कही जाती हैं शॉर्ट वर्किंग से रिलेटेड। वो क्या होती हैं, शॉर्ट वर्किंग के रिकूपमेंट से रिलेटेड होती हैं। तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले है शॉर्ट वर्किंग्स मे बी रिकूप्ड ओवर और ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू ईयर्स, एग्जाम्पल 2 ईयर्स ओनली। मान लीजिए अग्रीमेंट है, उसमें ये लिखा है कि जो शॉर्ट वर्किंग है वो शुरू के कुछ सालों तक ही रिकूप की जा सकती है, यानी कि मान लीजिए 2 साल तक रिकूप की जा सकती है। दैट मीन्स कि एक स्पेसिफाइड पीरियड आपको दे दिया गया कि जो भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो सिर्फ कुछ सालों तक, जो कि यहाँ पे 2 साल दिया है, उतना ही रिकूप किया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दैट रिकूपमेंट कैन बी डन फ्रॉम वेरी बिगनिंग। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू ईयर्स, एग्जाम्पल 2 ईयर्स, यानी कि मान लीजिए 2007 है, 2008 है और 2009 है, तो जो शॉर्ट वर्किंग्स होगी वो आप पहले साल से ही 2007 से ही रिकूप करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये आपसे क्या कह रहा है, ओवर फर्स्ट फ्यू ईयर्स, जो शुरू के 2 साल है उसी में आपको रिकूपमेंट करना है। यहाँ जो मेन वर्ड है फर्स्ट, जब आपको दे दिया है कि फर्स्ट फ्यू ईयर्स, यहाँ हम वर्ड देख रहे हैं फर्स्ट का मतलब है कि इनिशियल ईयर, पहले ही साल से आप रिकूपमेंट कर सकते हो, यानी बिगनिंग से रिकूपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट और फॉलोइंग ईयर्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ड्यूरिंग
सब्सिक्वेंट ईयर्स या फॉलोइंग 3 ईयर्स। यहां जो बात का है 3 साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर का मतलब हुआ कि जिस साल जो फर्स्ट ईयर होगा, जो बिगनिंग का ईयर होगा, उसे छोड़ करके, ठीक है। शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूप्ड फॉर 3 ईयर्स लीविंग द ईयर इन विच इट अकर्स, यानी पहले साल जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रही है उस ईयर को छोड़ करके जो अगले 3 साल होंगे, इसमें शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ हमने एग्जाम्पल देखा है कि इफ शॉर्ट वर्किंग अराइजेज इन 2008, मान लीजिए 2008 में कोई शॉर्ट वर्किंग हो रही है, देन इट कैन बी रिकूप्ड आउट ऑफ सरप्लस ऑफ 2009, 10 एंड 11, यानी कि 2008 में अगर कोई शॉर्ट वर्किंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट 3 ईयर्स, सब्सिक्वेंट, नेक्स्ट या फॉलोइंग 3 ईयर्स, तो जिस साल हो रहा है जो बिगनिंग है उसे छोड़कर जो आगे के 3 साल होंगे, नेक्स्ट 3 ईयर्स, जो कि 2009, 10 और 11 है, इसी में शॉर्ट वर्किंग को रिकूप किया जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग्स कैन बी रिकूप्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर ओनली। यहां पे क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर ओनली, यानी कि जो पहला साल, जिस साल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है उसे छोड़कर जो नेक्स्ट ईयर है, जस्ट अगला ईयर है, उसी में शॉर्ट वर्किंग का रिकूपमेंट किया जा सकता है, उसके बाद नहीं। यानी कि यहाँ हम जैसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि 2008 में कोई शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ 2009 में ही रिकूप कर सकते हैं और उसके बाद नहीं, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में लिखा है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर। जो ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर, जो सब्सिक्वेंट ईयर, जस्ट नेक्स्ट ईयर है, फॉलोइंग ईयर है, सिर्फ उसी में हम शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिकूपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ लीज। कभी कभी ऐसा भी होता है एग्रीमेंट में कि कोई भी लिमिट नहीं दी गई है राइट ऑफ करने की, तो शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड ओवर द पीरियड ऑफ लीज। जब तक शॉर्ट वर्क, यानी कि अगर आपसे कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं कह रहा है, तो शॉर्ट वर्किंग को जब जब सरप्लस होगा, आप पूरे पीरियड ऑफ लीज, जब तक लीज पर आपने लिया हुआ है तब तक आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हो। चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है जिसमें रेट ऑफ रॉयल्टी है 50 पैसे पर टन और अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट, जो मिनिमम रेंट है जो सेटअप किया गया है वो है 1200, और अब दिया हुआ है प्रोडक्शन, अलग अलग साल में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 2007 में 800 टन का प्रोडक्शन है, 2008 में 2200 टन का, 2009 में 2800, 2010 में 3600 टन का पेमेंट, 3600 टन का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी अगर अब हम रॉयल्टी का अमाउंट देखें तो कितना होगा, रेट ऑफ रॉयल्टी है 50 पैसे और हमारा जो प्रोडक्शन है वो पहले है 800 टन, यानी 2007 में कितना हो जाएगा रॉयल्टी, 2007 में रॉयल्टी हो जाएगी 400 की, 2008 में 1100, 2009 में 1400 और 2010 में 1800। अब जो हमने ऊपर पढ़ा था उसके आधार पर हम देखते हैं। सबसे पहला है इफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन फर्स्ट 3 ईयर्स। अगर शॉर्ट वर्किंग को आपको रिकूप करने का मौका मिल रहा है पहले 3 साल में, तो कैसे करेंगे। तो शॉर्ट वर्किंग 2007 में हम देख लेते हैं कितनी हो रही है 800 और 2008 में 100 हो रही है। ये कैसे हो रही है ये हम देख लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मिनिमम रेंट कितना है 1200 है और जो आपका ये रॉयल्टी हो रही है 2007 की वो 400 हो रही है। यानी कि मिनिमम रेंट से रॉयल्टी क्या है, कम है, कितना है, तो हम 1200 में से 400 घटाएंगे तो कितना हो रहा है 800 हो रहा है। तो यही यहाँ हमने किया है कि शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 3 ईयर्स में अगर रिकूप हो रहा है तो हम देख रहे हैं 2007 में 800 रुपये है और 2008 में उस हिसाब से 100 है, क्योंकि 2008 में हम देख रहे हैं रॉयल्टी कितनी हो रही है 1100 है और 1200 मिनिमम रेंट है। तो जो ये दोनों शॉर्ट वर्किंग है 2007 की और 2008 की, इसे हम कब तक रिकूप कर सकते हैं, सिर्फ 2009 तक, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा है इन फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी पहले के जो 3 साल हैं सिर्फ उसी में रिकूप किया जा सकता है। तो शॉर्ट वर्क, तो अब हम देखते हैं 2009 में
कितना रिकूपमेंट किया जाएगा। तो 2009 में जैसा कि हम देख रहे हैं रॉयल्टी कितना हो रहा है, 1400 हो रहा है, और मिनिमम रेंट कितना था, 1200 था। यानी कि सरप्लस कितना हुआ, सरप्लस अमाउंट कितना हो गया, 200 अमाउंट हो गया, 200 रुपए हो गया। ठीक है, तो 2009 में हम सिर्फ 200 रुपए ही रिकूप कर सकते हैं। यानी अगर हम देखें तो 2007 में कितना अमाउंट है हमारे पास, 800 रुपए है। ठीक है, तो इसी 800 में से 200 रुपए 2009 में हम क्या करेंगे, रिकूप करेंगे, और बचा बैलेंस क्या होगा शॉर्ट वर्किंग का, 700 रुपए, ये कहां जाएगा, पीएल अकाउंट में जाएगा। ये 700 कैसे हुआ, अगर 200 रुपए आप रिकूप कर रहे हो तो 800 में से आप 200 घटाओगे तो 600 रुपए, प्लस 2008 के 100 रुपए, इन दोनों को अगर हम मिला लें तो 700 रुपए क्या है, शॉर्ट वर्किंग हो रहा है। इसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे, पीएल अकाउंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ शॉर्ट वर्किंग इज टू बी रिटन ऑफ इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। अगर शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए कह रहे हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में, यहां वर्ड लिखा है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि जिस साल पहला साल है उसको छोड़ के अगले 2 साल, यानी कि 2007 में जो शॉर्ट वर्किंग है उसको हम कब तक रिकूप कर सकते हैं, 2009 तक कर सकते हैं। तो 2009 में सिर्फ 200 रुपए ही हैं जो कि सरप्लस हैं। ठीक है, जो कि रिकूप किया जा सकता है, और जो 600 रिमेनिंग है, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और 2008 की जो शॉर्ट वर्किंग है वो कब तक रिकूप होगी, वो होगी 2010 तक। यहां पे क्या कहा है, नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी 2007 की कब होगी, 2008 और 9 में, और 8 की कब तक हो सकती है, 2009 और 10 से। तो 10 में चूंकि नहीं है कोई 9 का जो सरप्लस है वो हम यूज कर चुके हैं 2007 की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप करने के लिए, तो अब जो 2010 का सरप्लस होगा उसके आधार पर हम 2008 की शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, 2010 में 1800 का सरप्लस हो रहा है। अगर हम 1800 में से 1200 जो कि मिनिमम रेंट था घटा दें तो 600 रुपए बच रहे हैं। तो 2010 में 100 रुपया जो 2008 का शॉर्ट वर्किंग है उसे रिकूप किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इफ शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकूप्ड इन द नेक्स्ट ईयर ओनली, यानी कि नेक्स्ट ईयर ओनली, सिर्फ अगले ही साल आप शॉर्ट वर्किंग को रिकूप कर सकते हो, तब आप क्या करोगे। तो यानी कि 2007 में जो शॉर्ट वर्किंग हो रहा है 800 रुपए का, इसे हम कब रिकूप कर सकते हैं, सिर्फ 2008 में कर सकते हैं। अगर उस साल कोई सरप्लस नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग को क्या होगा, रिकूप नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने देखा था कि 2007 और 2008 दोनों साल शॉर्ट वर्किंग्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ अग्रीमेंट में लिखा है इन द नेक्स्ट ईयर ओनली, तो 2007 का शॉर्ट वर्किंग 2008 में ही सिर्फ रिकूप किया जा सकता है। तो चूंकि 8 में कोई सरप्लस नहीं है तो शॉर्ट वर्किंग क्या होगा, अनरिकूप्ड रह जाएगा। तो जो शॉर्ट वर्किंग 2007 का है उसको रिकूप नहीं किया जा सकता, तो हम इसे क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि 2008 में कोई सरप्लस नहीं हो रहा है। तो ये सारे टर्म्स, यानी ये सारे जो सेंटेंसेस हम यूज करते हैं, फर्स्ट फ्यू ईयर्स, सब्सिक्वेंट ईयर्स या नेक्स्ट ईयर ओनली, ये जब भी हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो उसमें आपको ये सारे टर्म्स मिलेंगे, ये सारे सेंटेंसेस मिलेंगे, और इन्हीं के आधार पर जो एनालिटिकल टेबल है वो प्रिपेयर किया जाता है। हमारा लास्ट क्लॉज है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स के प्रोविजन, जो कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, इसके प्रोविजन के आधार पर ये पेयर ऑफ रॉयल्टी, जो रॉयल्टी का पेयर होता है, जो पेमेंट कर रहा है रॉयल्टी का, उसका ये ड्यूटी होता है कि जो भी प्रिस्क्राइब्ड रेट है इसके आधार पर वो इनकम टैक्स डिपॉजिट करे, जो भी पर्सन है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट करे, जो भी स्पेसिफाइड टाइम टैक्स के पेमेंट के लिए दिया गया है। यानी कि जब भी जो लैंडलॉर्ड होगा, यहाँ पे अगर हम इसका मतलब लास्ट में देखें तो ये है कि जो भी लैंडलॉर्ड होगा वो जो भी रॉयल्टी पाता है वो क्या मिलती है, उसे एडजस्टमेंट के बाद मिलती है, इनकम टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद मिलती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी जो रॉयल्टी के पेमेंट जो इनकम टैक्स की पेमेंट की होती है वो किसकी होती है, रॉयल्टी के पेयर की होती है।
It should be noted that the income tax is deductible on any amount paid as minimum rent. अगर minimum rent का भी पेमेंट किया जा रहा है तो भी income tax को डिडक्ट किया जाएगा.